नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है ये सीटीपी का पहला वीडियो है हमारा, जो कि 14 दिसंबर के लिए, जिसमें हमने नोट्स और एमसीक्यू नहीं बल्कि ये पीवाईक्यू हैं, जिसमें हमने जुलाई 2024 से 2011 तक जो सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से सभी प्रश्नों को लगभग 30 प्रश्न जो इस चैप्टर से संबंधित अब तक लगभग पूछे गए हैं उनको शामिल किया है। जिसमें हमने बाल विकास के सिद्धांत, वृद्धि विकास, विकास की कुछ परिभाषाएं और बाल विकास की अवस्थाएं, इनको प्रभावित करने वाले कारक और बाल विकास की अवस्थाओं के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने इसमें नोट्स के रूप में आपके सामने रखा है, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस तरीके के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ पहले फैक्ट्स पढ़ेंगे। मैंने इसे पॉइंट्स बना रखे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, और एक तरीके से आप भी चाहें तो आप अपनी कॉपी में कुछ पॉइंट्स को बना सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ये ध्यान रखिए, ये हमारा पहला वीडियो है सीडीपी का। हम लगभग 12 से 15 वीडियोज़ में पूरा सीडीपी विद फैक्ट सहित और प्लस पीवाईक्यू सहित कवर करने वाले हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों और वातावरण दोनों का परिणाम होता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होता है। विकास जो होता है, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक होते हैं, जबकि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन सिर्फ शारीरिक होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए आप। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, भी इम्पोर्टेंट है, जबकि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होंगे। ठीक है, और विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट कि विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होंगे, और उत्तरार्ध यानी मैच्योरिटी के बाद होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशात्मक होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में, ठीक है, व्यक्ति में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी लाते हैं, और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर, चरावस्था की ओर या मृत्यु की ओर ले जाते हैं। कहने का मतलब है, जब मनुष्य का जीवन शुरू होता है, फिर एक तरीके से मैच्योरिटी तक जो परिवर्तन होंगे वो पहले रचनात्मक होंगे, और मैच्योरिटी के बाद जो परिवर्तन होंगे मृत्यु तक, यानी मनुष्य का जीवन जब तक खत्म होता है, वो विनाशात्मक होंगे। ध्यान रखिए, मनुष्य का जो शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। चलिए इन्हें भी पढ़ते हैं। मस्तकाधोमुखी विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, जिससे शिरस्थ विकास भी कहते हैं। और निकट विकास दूर क्रम में जो शारीरिक विकास होगा वो शरीर के पहले केंद्रीय भागों में होगा, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद विशेष प्रक्रिया की ओर या क्रिया की ओर अग्रसर होता है। कहने का मतलब विकास क्रम जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विकास अंगों में और शरीर में अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट है पॉइंट कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता के कॉन्टिन्यूटी के सिद्धांत से संबंधित है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, जबकि मैंने बताया था विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, भावात्मक इस तरीके से होते हैं। वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होती है, लेकिन विकास जब से बच्चा गर्भ में होता है उससे लेकर जब तक उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं हो जाती तब तक जी विकास होता है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, जबकि विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन सिर्फ रचनात्मक होते हैं, ठीक है, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन
रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों तरीके के होते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं और नवजात शिशु का जो भार होता है वो लगभग 7 पाउंड होता है। हम पहले अवस्थाओं को पढ़ते हैं कि जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, रॉस ने बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। पहली अवस्था शैशवावस्था, इन्फेंसी कहते हैं इसे, 1 से 3 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। इन चारों अवस्थाओं को आपको अपने दिमाग में ईयर सहित याद रखना है, और जब आपको ये ईयर सहित याद होंगी कहाँ से कहाँ तक है, तभी आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जो नोट एक करने वाली बात है कि एक बचपना अवस्था होती है जो 3 सप्ताह से 2 वर्ष होती है, कहीं ना कहीं वो इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में आ जाती है। ठीक है, ये जो बचपना अवस्था और जो बड़ा क्लासिफिकेशन एक और दिया है, हरलॉक ने दिया है, लेकिन हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सीटेट में वहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बचपन अवस्था के बारे में हालांकि पूछा गया है, एज पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है। अब इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं सीटेट में, यहाँ से आपको पहचानना होता है कि कौन सी अवस्था है या ये किस अवस्था की ओर इशारा कर रहा है। उनको हमने पूरी एक टेबल्स इस तरीके से पॉइंट्स बना रखे हैं कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी किताब में लिख लीजिए, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर एक मिल जाएगा। तो बचपना अवस्था या एक तरीके से शैशवावस्था के जो विशिष्ट सामाजिक व्यवहार हैं, जो बच्चा क्या क्या क्रियाएं करता है इस उम्र में, वो है सबसे पहले ध्यान आकर्षण, दूसरा है अनुकरण यानी कि जैसा आप करेंगे उसको देखकर वैसा वो करता है, पराश्रितता वो तो होती ही है, डिपेंडेंसी, लज्जाशीलता, साइनेस, ईर्षा, ठीक है, सहयोग की भावना, स्वप्रेमी और निषेधात्मक प्रवृत्ति। ये पॉइंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर ये पॉइंट्स दिए हैं तो आप पहचान लेंगे या तो बचपना अवस्था या कहीं कहीं से शैशवावस्था की बात होगी। इसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था में कौन सी जो सामाजिक अनुक्रियाएं होती हैं। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है उसमें आक्रामकता एवं झगड़ा, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लेकर बच्चा कॉन्शियस हो जाता है और अपनी चीज़ों को लेकर झगड़ने लगता है। ठीक है, दूसरा अगर कोई बच्चा उसकी चीज़ लेता है तो झगड़ना शुरू कर देता है, टीजिंग, चिढ़ना भी शुरू कर देता है, उदारता का भाव उसमें विकसित हो जाता है, बालकों से अपने मित्रता करने की कोशिश करता है, अपने जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ, सामाजिक अनुमोदन की उसे इच्छा जागृत होने लगती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक अनुक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। सामाजिक अनुमोदन, ठीक है, सुझाव की ग्रहणशीलता, वो आपका सुझाव है वो उसे मानने लगता है थोड़ा बहुत, स्पर्धा और प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है, खेल की भावना विकसित होती है, पक्षपात और सामाजिक विभेदीकरण, उत्तरदायित्व, सामाजिक सूझ और यौन विरोधी भाव की कुछ भावना यहाँ पर जागृत होने लगती है। नेक्स्ट है किशोरावस्था में जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो अपने समूह का सक्रिय सदस्य बनना पसंद करता है। ध्यान रखिए यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। लीडरशिप का विकास होता है, सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी का विकास होता है, सामाजिक संबंधों की स्थापना करना शुरू करता है, अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल को बड़ा करने लगता है, सामाजिक रुचियों में विकास करने लगता है, ठीक है, जैसे दान करना, कोई चैरिटी में भाग लेना, सोशल जो वर्क्स होते हैं उनमें भाग लेना, सामाजिक चेतना का विकास यानी देश को समझना और उसके आसपास हो रही चीज़ों को समझना, लोकतंत्र को समझना, इस तरीके की चीज़ें, सोशल वैल्यूज़ का भी विकास होता है यहाँ पर। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं कि शैशवावस्था जो होती है शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। ठीक है, किसी भी नवजात शिशु को 23 क्रोमोसोम्स माता से और 23 क्रोमोसोम्स पिता से मिलते हैं। ठीक है, यानी कि कुल कितने हो गए 46। ठीक है, इस प्रकार 46 जो क्रोमोसोम्स हैं बालक या नवजात शिशु में होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी यानी कि 44 क्रोमोसोम्स जो पहले वाले होते हैं वो बालक बालिका दोनों में आकार और विस्तार में समान होते हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोसोम्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है ये।
ठीक है। जो पहले 22 जोड़े का मतलब एक जोड़े में 2 होते हैं, तो 22 दूनी 44। जो पहले 44 होते हैं यानी 22 माता से और 22 पिता से, ठीक है, वो दोनों बालक बालिका में समान होते हैं, इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है यानी एक क्रोमोसोम्स माता का लास्ट वाला और एक पिता का, वो 23वां जोड़ा सेक्स को निर्धारण करता है, लिंग को निर्धारण करता है, जिसे यौन क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो कि ध्यान रखिए कि बालिका में समान XX होगा, यानी कि माता से भी X मिलेगा और पिता से भी X, परंतु बालिका में क्या होगा, बालिका में समान होगा XX और बालिका में जो होगा, यहाँ पे बालिका में XX और बालक में XY होगा। ध्यान रखिए, जो जेंडर निर्धारण है यानी सेक्स निर्धारण है एक तरीके से, अगर मैं स्पेसिफिक तरीके से कहूँ, तो वो पिता पर या पिता के क्रोमोसोम्स पर निर्भर अधिक करता है, माँ के क्रोमोसोम्स पर बहुत कम करता है। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पहले हमने जो रिसेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में, वहाँ से शुरू करेंगे और पुराने 2011 तक के क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, ठीक है, यानी कि PYQ है एक तरीके से, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि, ये किसका उदाहरण है? आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। लंबाई और वजन क्या है, जिसे हम माप सकते हैं। अगर हम उसको माप सकते हैं तो सीधे सीधे वो परिवर्तन हो गया मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो गुणात्मक, भावात्मक या संज्ञानात्मक ना होके क्या हुआ, मात्रात्मक परिवर्तन। सीटेट जुलाई में प्रश्न आया है और प्रश्न इसी तरीके से आते हैं। दूसरा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि विकास के जो विभिन्न पहलू हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला है पॉइंट कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, गलत, हमने पहले ही बताया था। सतत प्रक्रिया है, निरंतरता के सिद्धांत का फॉलो करता है। विकास चक्रीय होता है, रैखिक नहीं, गलत है ये। विकास चक्रीय नहीं, रैखिक होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, ये भी गलत है, हम अभी पढ़ चुके हैं नोट्स में। विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। इसके बाद देखिए, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की जहां बात आएगी वहां पहुंचेंगे आप संवेगात्मक विकास, ठीक है। तो नैतिक विकास, सामाजिक विकास, गतिज विकास गलत है, ठीक है। तो जहां चिंतन, तर्क, इसकी बात आएगी और समस्या समाधान, रट लीजिए, इस तरीके का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा संवेगात्मक विकास। अब देखिए, यहाँ पर हमने डेट नहीं डाला है क्योंकि काम करने में थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी हमारे लिए PDF बनाने में, तो हमने यहाँ पर डेट्स नहीं लिखी हैं। लेकिन ये सारे प्रश्न आप श्योर रहिए, सारे के सारे पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो विकास किस से किस की ओर बढ़ता है, तो आपको पता होना चाहिए अब तो। विकास सिरस्थ विकास होता है, सिर से पैर की ओर, ठीक है, या इसे मस्तका अधोमुखी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसे सिर से पैर की ओर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ये भी सही है। आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, बस यही गलत हो गया, क्योंकि हमने पहला पॉइंट ही बताया है कि जो विकास है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और गलत वाला ही पूछा था। विकास निरंतर रूप से होता है, ये सही है, हमें पता है विकास निरंतरता के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा और इससे ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विकास का कौन सा सिद्धांत ये निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं? तो इसका सही है एकीकरण का सिद्धांत, कि विकास का ये सिद्धांत है जो समग्र निर्माण हेतु ये बताता है कि कुछ प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित यानी कि एकीकृत होती हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड होती हैं। यहाँ से आप समझिए वर्ड से, तो सीधा आंसर होगा एकीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत एक विशेष दिशा का
वर्णन करता है, इसे कहते हैं अधोगामी सिद्धांत। शीर्षगामी नहीं, शीर्षगामी तो वही सिरस्थ विकास हो गया, सिर से पैर की ओर, ठीक है। पारस्परिकता, म्यूचुअल बहिष्कार का सिद्धांत, ये सारे गलत है, बल्कि क्या हो गया, अधोगामी सिद्धांत सही आंसर है। बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो अपने विस्तृत अंग हैं उनको पकड़ना, उन इंद्रियों को चलाना सीखते हैं, उसके बाद अपनी छोटी छोटी इंद्रियों को चलाना सीखते हैं। तो ये से अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। 8 नंबर है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये तो हमें पता ही है, ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। एकीकरण का मैंने बता ही दिया था, ठीक है। एक और अंतः क्रिया भी गलत है, अंतः संबंध भी गलत है, तो सही आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण की अवस्था, इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहेंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 4 मैंने क्लासिफिकेशन रॉस के अनुसार बताए हैं, वहाँ आप एज को अपने मन में जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो गिरोह की अवस्था होगी वो 8 से 10 वर्ष, ठीक है। तो 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? तो ये कथन स्टेनली हॉल का है। अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, कई स्टेट टेट्स में भी पूछा जाता है, तो सी टेट के लिए भी ये पूछा गया है। तो सही आंसर है स्टेनली हॉल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि विकास के परिणाम स्वरूप पुरानी विशेषताएं समाप्त होती हैं और नवीन विशेषताओं का उदय होता है, या नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिया है हरलॉक ने, ठीक है, याद रखेंगे, हरलॉक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना, तो यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था और शैशवावस्था से तो संबंधित नहीं है, ये तो आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मध्य किशोरावस्था भी नहीं है, ये अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था। ध्यान रखें, यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था में, लेकिन विद्रोह की भावना, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर रख दिया था कि अगर विद्रोह की भावना है तो किशोरावस्था, लेकिन क्लासिफिकेशन किशोरावस्था में भी आ जाए तो आप पूर्व किशोरावस्था लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का विकास की किस अवस्था में, प्रश्न है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो किशोरावस्था होगा। लेकिन बुद्धि का अधिकतम विकास कह रहा है कि मैक्सिमम विकास किस उम्र में एक तरीके से होता है, ठीक है, जबकि बहुत तीव्र गति से किस उम्र में होता है। अगर वो कहे कि तीव्र गति से, प्रश्न को आपको समझना है सही से, अगर कहे कि किस अवस्था में जो विकास तीव्र गति से होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए शैशवावस्था की बात होगी। लेकिन अधिकतम विकास कहाँ होता है? तो किशोरावस्था आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो देखिए, निरंतरता का सिद्धांत हमने पढ़ लिया कि विकास एक निरंतर रूप से होता है, सतत रूप से होता है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत वृद्धि विकास से संबंधित है। वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है, क्लासिफिकेशन का सिद्धांत, तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। समन्वय का सिद्धांत भी संबंधित है, एकीकरण का सिद्धांत हमने पढ़ा था, और वैयक्तिकता का सिद्धांत भी संबंधित है। तो क्या संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ठीक है, तो ये जो सही क्रम है वो हम आपके लिए बता दे रहे हैं। पहले देखिए अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज और फिर ब्लास्टोसिस्ट। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, सही से ध्यान रखिए। पहले अंडाणु यानी पहली महिला, फिर यहाँ से हमेशा ध्यान रखिए पहले महिला, ठीक है, और फिर शुक्राणु मेल, फिर इन दोनों को मिला के युग्मनज बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि बाल विकास का अध्ययन का जो क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, भौतिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी।
तो इसका जो सही आंसर है, बाल विकास के जो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो इसमें मुख्यतः सभी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। ठीक है। और अगर फिर भी अगर बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे क्वेश्चन होगा तो सही आंसर देखिए, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी होगा। बाल विकास में वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन होगा। यहाँ पर एक आंसर थोड़ा सा भौतिक भिन्नताओं का अध्ययन, बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या है कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सटीक आंसर नहीं है। फिर भी चूंकि सीटेट में ही प्रश्न पूछा गया है तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही आंसर उपरोक्त सभी। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, इसको हम पढ़ ही चुके हैं। अगर आप सही से देखेंगे नोट्स में जो हमने शुरुआत में दिए हैं, तो स्वकेंद्रित जो अवस्था होगी वो होगी 3 से 6 वर्ष। ठीक है, इसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहेंगे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये भी नोट्स में था। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने उनको पहले ही पॉइंट आउट करके शुरुआत में आपको बता दिया है। ठीक है, तो उसे पढ़ लेंगे, आपको बहुत अच्छे से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आंसर है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये भी विकास हमेशा रेखीय होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ये पहला जो है विकास का सिद्धांत सही है कि सभी विकास की जो दर है वो समान नहीं होती है। ये हमने पढ़ा था पहले ही नोट्स में कि जो व्यक्ति है या बच्चा है उसमें जो विकास होता है वो सभी अंगों में विकास की दर समान नहीं होती है। ठीक है, विकास यहाँ पर एक बात होगी कि ये रेखीय सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ गया हमेशा। ये हमेशा वर्ड हो गया या एकमात्र आ जाता है, बस यहाँ पर समझ लीजिए ये नेगेटिव सेंस क्रिएट करते हैं और इसीलिए ये आंसर सही नहीं होते, क्योंकि कभी कभी रेखीय ना होके चक्रीय विकास भी हो सकता है। ठीक है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही होता, लेकिन सबसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये भी सही है। ठीक है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है तो ये गलत है। ठीक है, वैसे ये वाला तीसरा ऑप्शन भी सही है, लेकिन हम यहाँ पर पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन सही मानेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन भी सही है। विकास है, विकास क्या है, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, मात्रात्मक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुणात्मक। ठीक है, मानव विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। 21 देखिए कि जो विकास जो शैशव काल है उसकी अवधि क्या है। प्रश्न आया हुआ है और आपको पता होगा जन्म से जो 2 वर्ष है वो शैशव काल की अवधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा बताना है बाल विकास का सिद्धांत। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से, तो देखिए एक समान आ गया, एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, गलत है, क्योंकि जो विकास होता है, विकास की जो रेट होती है, दर होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही पूछा था, बाकी सभी ऑप्शन सही है। 23 क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के लिए भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। तो जन्म से पूर्व तो भाषा सीख ही नहीं सकता बच्चा, तो गलत है। मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही सीखना चाहिए भाषा को। तो मध्य बचपन या प्रारंभिक बचपन, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो सबसे जरूरी है वो प्रारंभिक बचपन का समय। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विकास का सिरा पदामुख सिद्धांत जो कि मस्तकाधोमुखी सिद्धांत श्रेष्ठ विकास कहलाता है। विकास किस प्रकार इसमें आगे बढ़ता है, तो आपको पता होना चाहिए सिर से पैर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत या ग्रामीण से शहरी गलत, सिर से पैर की ओर। 25 देखिए, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, सही है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, बस यहीं पर गलत हो गया कि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते।
तो यही गलत है। सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं। जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। विकास परिवर्त होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ठीक है, पहले किशोर जन्म से, तो जन्म में पहले कैसा होगा, पहले मूर्त, हमेशा ध्यान रखिए। पहले मूर्त का मतलब जो ठोस वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, बच्चा पहले उनके बारे में सीखता है और उसके बाद सीखता है अमूर्त। अमूर्त तो सबसे बाद में आएगा। ठीक है, सबसे बाद में क्या आएगा, अमूर्त। और सबसे पहले क्या आएगा, यानी आप समझिए पहले मूर्त बाद में अमूर्त, और सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है सांवेदिक। यानी कि पहले तो सबसे पहले ठोस वस्तुएं या जो मूर्त अमूर्त वस्तुएं हैं उनसे पहले भी संकेतों द्वारा वो सीखना शुरू करता है। हंसना, रोना, ठीक है, इशारा करना, आंखों से समझना, ये सब बातें। तो पहला ऑप्शन सही होगा तीसरा। 27 देखिए, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विकास के जो व्यापक आयाम है, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संगीतात्मक, संवेगात्मक, ये सही है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, यहाँ पर आध्यात्मिक आ गया, बस इसीलिए गलत है, क्योंकि धर्म या अध्यात्म की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक आ गया, इसमें भी गलत है। व्यक्तित्व, स्व मतलब खुद या स्वयं की बात आ रही है। तो जो सबसे सही आंसर होगा, व्यापक आयाम की बात कर रहा है तो शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, ठीक है, सामाजिक, और फिर संवेगात्मक। तो सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए वंशानुक्रम भी प्रभावित करेगा, वातावरण भी, खेल और व्यायाम भी। तो सही आंसर होगा चौथा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मानव विकास की वह अवस्था जिसे गोल्डन एज या सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। ठीक है, तो जैसे कोल और ब्रुस ने भी इसके लिए गोल्डन एज कहा है, तो वो क्या होगा, सुनहरी अवस्था, बाल्यावस्था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।